तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे मेड प्रेप एकेडमी चैनल पे। हमारे चैनल का लक्ष्य है योर सक्सेस आवर मिशन। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहले एक बार देख लेते हैं कल क्या पढ़े थे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े थे न्यूट्रिशन के बारे में। उनके जनक कौन हैं? तो एटोइन लेवोइजिए। ठीक है। फिर इंडिया में राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ पे स्थापना हुई थी? हैदराबाद में 1958 में। फिर विश्व पोषण दिवस 28 मई को मनाते हैं। न्यूट्रिशन शब्द कहाँ से लिया गया था? न्यूट्रिशियस। ठीक है। फिर भोजन का वर्गीकरण किया गया था। तो कार्य के आधार पर ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट और वसा से। फिर हमें प्रोटीन का निर्माण, शरीर का निर्माण प्रोटीन से होता है। और शरीर को सुरक्षा किससे मिलती है? विटामिन और खनिज से। फिर हम लोग पढ़े थे न्यूट्रिशन में वृद्धि, विकास, रख रखाव, प्रजनन सब कार्यों के लिए न्यूट्रिशन हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। फिर पढ़े थे मैक्रोन्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट, दोनों में क्या डिफरेंस था? अधिक मात्रा में जो लेते हैं वो मैक्रो होता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन रहता है। और माइक्रो जो होता है वो विटामिन, खनिज को माइक्रो कहते हैं क्योंकि उन्हें उनकी हमारे शरीर में कम मात्रा में आवश्यकता है। फिर हम लोग पढ़े थे गोमेज का वर्गीकरण। 90 से ऊपर को सामान्य मानते हैं, अगर 60 से कम है तो गंभीर पोषण वाला मानते हैं। फिर हम लोग पढ़े थे स्टंटिंग और वेस्टिंग। वेस्टिंग क्या होता है? बच्चों का माल न्यूट्रिटिव बच्चे हो जाते हैं, अगर कुपोषित बच्चे रहते हैं तो उनकी वजन घटने लगती है, तो वहां वेस्टिंग कहते हैं। लेकिन अगर वो लंबे टाइम तक, ये कम ड्यूरेशन की बात है, शॉर्ट ड्यूरेशन की, लेकिन अगर लंबे टाइम तक बच्चा कुपोषित रहे तो उसकी हाइट की ग्रोथ नहीं होती है, स्टंटिंग हो जाता है, बहुत छोटा नाटा बच्चा हो जाता है। वेस्टिंग के भी ग्रेड है, इतना ज्यादा नहीं पढ़ा है लेकिन मैंने इसको भी दे दिया है। ग्रेड 1 2 3 4 आप एक बार देख सकते हैं, 4 प्रकार का वेस्टिंग का ग्रेड है। फिर हम लोग पढ़े थे बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स, जिसको वजन और ऊंचाई के अनुपात में व्यक्त करते हैं। अब इसमें क्या होता है, आपकी जो भी वेट है केजी में, और उसको डिवाइड करेंगे आपकी हाइट मीटर स्क्वायर में। ये वयस्क के लिए होता है, और बच्चों के लिए याद रखना है सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, लेकिन उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 10,000 से, ये याद रखेंगे। फिर कम वजन वाला कब मानेंगे? जब 18.5 से कम रहेगा तो, और 25 से ज्यादा रहेगा तो अधिक वजन वाला मानेंगे। इतना याद रखिए बस। उसके पहले वाला बीज सामान्य होता है। और बच्चों में प्लेसेंटाइल जो होता है 5वें प्लेसेंटाइल से कम कम वजन वाला होता है। जस्ट उल्टा हो गया, वहां उधर क्या था? 90, 90 से ऊपर वाला। और इधर बच्चों में जब है तो ये 5वें प्लेसेंटाइल का कम वजन होता है, और 95 पे प्लेसेंटाइल से अधिक मोटापा होता है। ठीक है, रिलेट करके भी थोड़ा बहुत याद रख सकते हैं आप लोग। फिर बीएमआर पढ़े थे हम लोग। पुरुषों में क्या होता है? 24 to 26 किलो कैलोरी पर केजी पर डे। और महिला का क्या होता है? दो कम होता है, 22 to 24। चलिए अब हम लोग और एक और चीज पढ़े थे, विशिष्ट गतिशील रेट। ये क्या होता है बताए थे कि अगर हम लोग कार्ब्स लेते हैं तो जल्दी जल्दी पच जाता है और हमें बार बार भूख लगती है, लेकिन प्रोटीन लेते हैं तो वो हमारे शरीर में रुकता है। इसलिए जिन्हें वेट लूज करना होता है वो प्रोटीन ज्यादा खाते हैं। तो ये जो प्रोटीन है ये 30% तक रुकता है शरीर में। ठीक है। अब हम लोग की आज की मेन क्लास यहाँ से स्टार्ट होती है। इसमें क्या है? संतुलित आहार और इकाई। ठीक है। चलिए, ऊर्जा इकाइयाँ। तो अब हम लोग पढ़ेंगे संतुलित आहार और ऊर्जा इकाइयाँ क्या है। तो वह आहार जिसमें सभी पोषक तत्व समान गुणवत्ता और मात्रा में हो। संतुलित आहार का मतलब क्या है? कि हमारे पास जो भी भोजन हो उस वो गुण में भी सामान्य हो और उनकी मात्रा सही हो। मतलब जैसे जितना आपका वेट है, आप सही किलो कैलोरी खा रहे हैं, और उसमें सब कुछ है, ना कि केवल कार्बोहाइड्रेट ही लेके बैठ गए, ना केवल प्रोटीन लेके बैठ गए या फिर फैट लेके बैठ गए। आपको सब कुछ हो वहाँ, मिनरल, खनिज, ये विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट,
प्रोटीन सब कुछ खाने में बैलेंस हो, उसी को संतुलित कहते हैं, सही मात्रा में हो, उसका गुण भी सही हो, सब कुछ आपको प्राप्त हो। तो चिकित्सकीय आहार क्या है? बीमार व्यक्ति की पोषण संबंधी आवश्यकता पूरी करने के लिए भोजन में परिवर्तन। अब जैसे अगर कोई डायबिटीज पर्सन है तो उनको ये कार्बोहाइड्रेट जो सामान्य लोगों के लिए संतुलित आहार है, वो उनके लिए अगर 65% अगर खा रहे हैं हम कार्ब्स, तो वो सामान्य लोगों के लिए बैलेंस डाइट है। लेकिन अगर उस पर्सन को डायबिटीज है, शुगर है, तो उसकी तो ऑलरेडी रक्त में शुगर बढ़ी हुई है, तो उनके लिए वो बैलेंस नहीं होगा। तो वो चिकित्सकीय आहार होगा जिसमें स्पेशल डॉक्टर्स बताएंगे कि थोड़ा कम खाना है कार्बोहाइड्रेट को, तो बताएंगे। तो वो वहां वो परसेंट 65 नॉर्मल नहीं रहेगा, उसके लिए चिकित्सकीय आहार स्पेशल डाइटिशियन या डॉक्टर बताएंगे, उसको लेते हैं। ठीक है। आरडीए अनुशंसित आहार भत्ता। ठीक है। इसमें क्या है? सभी स्वस्थ व्यक्तियों की पोषण आवश्यकता पूरी करने के लिए औसत दैनिक सेवन स्तर, रिकमेंडेड डेली रिकमेंडेशन होता है ना, इसका फुल फॉर्म वही है, रिकमेंडेड डेली रिकमेंडेशन। इसमें क्या है? एक्सोज विकिरण कहाँ चला गया? एक सेकंड रुक जाइए, ये मुझसे दब गया तो पीछे चला गया। चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड समझ में आ गया। सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज ये समझ गए। अब हमारा टॉपिक है हेक्सोज विकिरण। ठीक है। तो एक्सोज विकिरण में क्या है? ग्लूकोज जो है ये अंगूर शुगर में मिलता है। ठीक है। ये एक तरीके से एग्जाम्पल दिया हुआ, डेक्सट्रोज जो है अल्डेहाइड समूह का होता है, और एल्डोहेक्सोज न्यूरॉन को ऊर्जा देता है। ये जो डेक्सट्रोज है, एक सेकेंड मैं हाइलाइटर ले लूं, इतना ज्यादा भी आप लोग को नहीं पढ़ना है, लेकिन मैं थोड़ा सा बस बता देती हूँ कि अल्डेहाइड समूह से जो आता है वो न्यूरॉन को ऊर्जा देता है। हमारे ब्रेन में न्यूरॉन होता है जिससे हमें वो हमारे सारे शरीर के एक्शन को डील करता है। जब हम लोग एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे उस समय मैं बताऊंगी न्यूरॉन क्या है। तो वो हमारे सारे शरीर को सेंसेशन, मतलब न्यूरॉन के थ्रू ही हम सोच पाते हैं, सोचने समझने की शक्ति आती है, जो भी हम लोग करते हैं, सुन पाते, देखते हैं। ठीक है। तो उसको एनर्जी सीधा ब्रेन को समझिए एनर्जी देता है। फ्रुक्टोज फल का शुगर है। लेबुलोज कह सकते हैं सबसे मीठा, सबसे मीठा शर्करा कोई पूछेगा तो फ्रुक्टोज ही है। शुक्राणु ऊर्जा के लिए भी उपयोग है। हम लोग पढ़े होंगे, आप लोग मिडवाइफरी में। ठीक है। पढ़ाऊंगी मैं भी आप लोग को, तो वो जो नहीं पढ़े उनको पढ़ाऊंगी भी, और जो पढ़े हैं उन्हें भी याद होगा कि स्पर्म में फ्रुक्टोज रहता है जो उन्हें एनर्जी देता है। ठीक है। अब गैलेक्टोज, गैलेक्टोज क्या है? रक्त में मुक्त रूप में नहीं पाया जाता है गैलेक्टोज, लेकिन हमेशा ग्लूकोज से बंधा होता है और लैक्टोज रूप में मिलता है। ठीक है। ये गैलेक्टोज जो है ये ब्लड में ऐसे मुक्त रूप में नहीं रहता है, मतलब उसमें तैरता नहीं है, ये हमेशा ग्लूकोज से बंधा रहता है। ठीक है। अब वैसे ही ओलिगोसेक्राइड है। ओलिगोसेक्राइड तो उतना नहीं देखना है, नहीं पूछा जाता है, लेकिन उसमें चलिए दो जो स्टार है ना, ये ध्यान रखिएगा बस। ट्राइसेक्राइड को रेफिनोज भी कहते हैं। ठीक है। ये ग्लूकोज गैलेक्टोज प्लस फ्रुक्टोज है। ठीक है। और वैसे माल्टोज ट्रायोलोज है, जिसमें क्या है? ग्लूकोज ही है तीनों। ठीक है। बस ये दो याद रखिएगा, और इतना ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर न्यूट्रिशन से क्वेश्चन हमारा डेली रिकमेंडेड रिकमेंडेशन से आता है, कि जैसे कि बच्चों को फाइबर कितना लेना चाहिए, ये क्वेश्चन आया था। फिर एक क्वेश्चन आया था प्रोटीन, एडोलसेंट को कितना प्रोटीन चाहिए, या 10 वर्ष से कम बच्चों को कितना प्रोटीन चाहिए, ऐसा क्वेश्चन आया था। फिर मदर पे भी आता है, तो वो ज्यादा देखना है क्योंकि हम लोग को कम टाइम में ज्यादा तैयार करना है।
तो इसलिए हम इम्पोर्टेंट चीजें आपको टिक करा रहे हैं। बस अब माल्टोज है तो तीनों ग्लूकोज है। वहां पे हम लोग देखे थे सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज, तो वहां दोनों ग्लूकोज था। तो अगर वही ओलिगोसेक्राइड में एक और ग्लूकोज आके जुट जाता है तो वो डाइसेक्राइड नहीं होके ओलिगोसेक्राइड हो जाता है। ठीक है। और ऐसे ही ग्लूकोज और गैलेक्टोज के साथ फ्रुक्टोज जुड़ रहा है तो ट्राइसेक्राइड हो गया। ठीक है। और ये आपको एक्स्ट्रा में दे दिए हैं, ये नहीं पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये आपको नहीं देखना है। यहाँ कुछ चीजें आपको थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पढ़ाते चलिए, और जो हाईलाइट करूंगी बस उसी को एक बार सुन लीजिए, और जो हाईलाइट करेंगे बस उसी को आपको याद करना है। ठीक है। पॉलीसेक्राइड के प्रकार क्या है? होमो पॉलीसेक्राइड, एक ही प्रकार के अगर 10 मोनोसेक्राइड जुड़ते हैं ना तो उसको होमो पॉलीसेक्राइड कहते हैं। होमो मतलब क्या होता है? सिमिलर, एक ही प्रकार का, सेम। ठीक है। तो ग्लाइकोजन, इंसुलिन, सेलुलोज, स्टार्च, डेक्सट्रिन, ये सब क्या है? होमोपोलीसेक्राइड है। वही अगर हेट्रो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट, विभिन्न प्रकार के। अगर 10 पॉलीसेक्राइड मोनोसेक्राइड जुड़े हैं तो वो हेट्रो हो गए। उसमें क्या हुआ? हेपेरिन, जोडोइटिन सल्फेट, हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड क्या है? जो हमारे स्पर्म में ऊपर सेल को कवर करता है। हाइलुरोनिक एसिड आप लोग जानते होंगे, नहीं भी जानते होंगे तो मैं आपको मिडवाइफरी में पढ़ाऊंगी जब स्पर्म, तो वह दिखाऊंगी कैसे हाइलुरोनिक एसिड स्पर्म के ऊपर कैप पे, हेड पे रहता है, जो उसको अंदर जाने से रोकता है। चलिए, ग्लाइकोजन मनुष्य और जानवरों का भंडार भोजन है ग्लाइकोजन, जो कि यकृत जो लीवर होता है उसमें 400 से 500 ग्लाइकोजन संग्रहित रहता है। चलिए, ये ध्यान रहना चाहिए आपको कि लीवर में क्या होता है? 400 से 500 ग्लाइकोजन स्टोर रहता है। ठीक है। हेपेरिन एक इंपॉर्टेंट है, प्राकृतिक एंटीकोगुलेंट है। ये एंटीकोगुलेंट क्या होता है? चलिए समझते हैं। एंटीकोगुलेंट होता है, जैसे हमारा आप देखते हो कहीं कट जाता है तो ब्लड बाहर जब आता है तो हवा में जब वो रहता है तो वो क्या हो जाता है? क्लॉट बन जाता है, थक्का हो जाता है। और वो हमारे शरीर में वो प्रक्रिया जरूरी भी है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे उसको, कि जैसे कैसे फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन सब मदद करते हैं और जाल नेट जैसा बन जाता है। कैल्शियम भी रहता है उसमें। और ये कैल्शियम, ये सब जो फिब्रिनोजन है, कैल्शियम है, ये लोग मिलके एक जाल नेट जो होता है, जैसे हम लोग मच्छरदानी लगाते हैं उस टाइप का नेट बनाता है ये। और ये बाहर नहीं आने देता है ब्लड को। लेकिन अगर फिर वही ब्लड शरीर में रहता है तो फिर भी ये लोग रहते हैं, तो फिर क्यों नहीं हो पाता है? क्यों वो वहां पे क्लॉट नहीं हो पाते हैं? तो वो हेपेरिन होता है। यही क्या करता है? हमें एंटीकोगुलेंट से बचाता है। जैसे बाहर में हमें कोगुलेशन चाहिए, अगर कट गया है, ब्लड बाहर आ रहा है, तो हमारे शरीर को चाहिए कि वो ब्लड बाहर ना आए। तो वहां पे वो प्रोसेस काम कर रहा है, वहां हेपेरिन हवा में जैसे आएगा वो काम नहीं करेगा। और जैसे शरीर के अंदर जब है तो हेपेरिन डोमिनेंट फॉर्म में है और वो एंटीकोगुलेंट होता है। तो हमारा ब्लड अंदर शरीर में थक्का नहीं बनता है। ठीक है। चलो, चोलोइटिन सल्फेट हड्डी उपास्थीकरण और स्नायु बंधन निर्माण में सहायक होता है, इतना नहीं जानना है आपको। हाइड्रोलोनिक एसिड जो हम बताए, ये हम लोग को पढ़ने है मिडवाइफरी में। ये क्या है? अंडे की बाहरी परत में, ठीक है, श्लेष्म जोड़ में, स्नेह प्रदान में, चलिए स्नेहन प्रदान करता है। ठीक है। तो ये अंडे का बाहरी परत स्पर्म में ये होता है। ठीक है, स्पर्म में होता है। जब मैं पढ़ाऊंगी वहां तो आपको बताऊंगी। जो स्पर्म है, ध्यान ड्रॉ कर देते हैं, एक मिनट। जैसे यहाँ ये स्पर्म है ना, जो, अरे, तो यहाँ पे जो है, यही पे हाइलुरोनिक, यहीं पे क्या होता है? हाइलुरोनिक एसिड रहता है, यहीं पे रहता है। और ये अंदर जाने से रोकता है। तो फिर वहां पे एक रिएक्शन होता है, एक्रोसोमल रिएक्शन कहते हैं। वो जब होता है तो फिर वो अंदर जा पाता है शरीर के अंदर। ठीक है। चलिए हम लोग आगे पढ़ेंगे, वो मेनली इसमें का टॉपिक नहीं है, यहाँ बस एक बार देखें। चलिए, सेलुलोज क्या होता है? ये कब्ज को रोकता है। सेलुलोज भी हम लोग को पता होना चाहिए, ये कब्ज को रोकता है। जब हम लोग ज्यादा, ये फाइब्रस होता है, सेलुलोज बेसिकली फाइबर को कहते हैं। ये फाइब्रस होते हैं और रेशेदार,
फाइब्रस मतलब रेशेदार। और ये जब हम खाते हैं तो कब्ज नहीं होता है और खाना बाहर की तरफ निकल जाता है। स्टार्च होता है जो पौधों में भंडार भोजन है। जैसे मनुष्य में भंडार भोजन कौन सा है? ग्लाइकोजन। ये भी याद रहना चाहिए कि मनुष्य और जानवरों का भंडार भोजन क्या है? ग्लाइकोजन। ठीक है। लेकिन अगर पौधों में भंडार भोजन पूछ देता है तो वो स्टार्च होता है, और वो 250 से 1000 ग्लूकोज अणुओं से बना होता है। इतने अणु जब जुड़ते हैं तो स्टार्च बन जाता है। ठीक है, ये भी आपको ऐसे नॉलेज पता होना चाहिए क्योंकि कॉमन चीजें हैं, 11-12 के बच्चे भी पढ़ते हैं तो वो जानते ही चीज। तो पूछ सकता है, ऐसे इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछेगा लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। डेक्स्ट्रिन जो है ग्लूकोज को टूटने वाला उत्पाद है जो 25 से 100 ग्लूकोज होता है। ये आपको नहीं पढ़ना है, इतना नहीं पढ़ना है। अब चलिए हम लोग कार्बोहाइड्रेट की स्रोत देखते हैं, कार्य देखते हैं। तो स्रोत क्या है कार्बोहाइड्रेट का? अनाज और बाजरा, दाल, शहद, आलू, चीनी, गुड़, जड़े, कंद, गन्ना, साबुन दाना। ठीक है। तो जो भी हम लोग खाते हैं, यहाँ तो बस इतना एग्जाम्पल है, हम लोग लगभग जो भी खाते हैं उसमें ज्यादातर आप देखेंगे हम लोग के इंडियन खाना में ज्यादातर कार्ब्स है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा हम लोग लेते हैं, जबकि लेना कितना चाहिए? 65% तक लेना चाहिए। लेकिन हम लोग की जनरली इंडियन खानों में 90% तक हम लोग कार्ब्स लेते हैं, तो वो एक बैलेंस डाइट नहीं रहता है। ठीक है। तो अभी हम लोग स्रोत पढ़ते हैं। तो स्रोत हम समझ गए। ये अगर गुड़, एक क्वेश्चन आया था, गुड़ में क्या पाया जाता है, और वहां ऑप्शन था कार्बोहाइड्रेट मतलब शुगर, और एक ऑप्शन और था आयरन। तो अगर गुड़ का स्पेशली क्वेश्चन आए ना तो यहाँ पे आप लोग मतलब कॉपी में लिख लीजिएगा, यहाँ नहीं लिखें क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के स्रोत पढ़ा रहे हैं। तो गुड़ में तो कार्बोहाइड्रेट मिलता है, लेकिन गुड़ को स्पेशली माना जाता है आयरन का स्रोत, इसलिए वहां ऑप्शन में आयरन था। कार्बोहाइड्रेट जो लगाते फिर आंसर गलत हो जाता, निगेटिव चला जाता। ये भी बीटीएससी का एक क्वेश्चन था, मुझे याद आया तो मैं ये यहाँ आपको बता दी। लेकिन आप लोग याद रखिएगा कि गुड़ में अगर गुड़ का ऑप्शन अगर कार्बोहाइड्रेट और आयरन दोनों बोथ दे तब बोथ लगाएंगे। लेकिन अगर ऑप्शन एक ही दे और बाकी दूसरी दूसरी चीजें दे, तो अगर एक ही चूज करना है तो हम प्रेफर किसको करेंगे? आयरन को। चलिए अब हम लोग चलते हैं कार्बोहाइड्रेट की कार्य। तो सबसे पहले तो हम लोग बहुत पहले सबसे पहले लेक्चर में देखे हैं कि ऊर्जा प्रदान करता है। फिर क्या है? तापमान बनाए रखता है। प्रोटीन के लिए स्पेयरिंग कार्य करता है, ये हम आपको समझाए थे। अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट अच्छे से खाते हैं जितना हमें चाहिए, 65% ले रहे हैं शरीर में कार्बोहाइड्रेट, तो वैसे में क्या होगा? हमारा प्रोटीन मरम्मत करेगा शरीर में, जो भी घाव है, कोई प्रॉब्लम है, मसल्स है, जो भी निर्माण करना है वो सब करेगा। और अगर हम लोग कार्ब्स ही नहीं ले पा रहे हैं बढ़िया से, एकदम नहीं खा रहे हैं, तो वैसे में क्या होगा कि प्रोटीन एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग को कार्ब्स फैट जितना चाहिए उतना जरूर खाना चाहिए। और एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट होने से क्या दिक्कत होगी? शरीर अगर प्रोटीन से एनर्जी लेगा, ऊर्जा उससे लेगा, तो फिर शरीर मरम्मत नहीं कर पाएगा जो प्रॉब्लम है। वसा प्रोटीन का अग्रदूत है। पता है कार्ब सबसे इजीली मिलता है हम लोग को। ठीक है, और न्यूरॉन को ऊर्जा देता है। वहां अभी ऊपर हम लोग पढ़े, न्यूरॉन को ऊर्जा देता है। ठीक है। चलिए अब आरडीए पढ़ते